नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं एनपी सिविल सर्विसेज एकेडमी के ऊपर। पिछली क्लास में हमने प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ा था। उसी थ्योरी ऑफ जस्टिस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है कि राज्य व्यक्ति का वृत्त रूप है, इसको यूपीएससी ने पूछा है और यहीं से हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस की कुछ बात और करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्लेटो ने अपने समय के समाज को 3 क्लास के अंदर बांटा था, 3 वर्ग के अंदर उसने उसका विभाजन किया था। जिसमें सबसे जो फर्स्ट था वो था दार्शनिक राजा। दूसरा जो उसने बताया था वो था सैनिक। और तीसरा जो उसने बताया था वो था उत्पादक वर्ग। अब देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि समाज के अंदर इन तीनों वर्गों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। जब इन तीनों वर्गों के बीच में सामंजस्य होगा तो पूरा समाज अब किस पे आधारित हो जाएगा? संयम पे। और इसी संयम से पूरे समाज का एक न्यायपूर्ण संचालन हो सकेगा। इसी संयम को उसने टेम्परेंस बोला है। और ये जो पूरा समाज है, ये जो न्याय जिस पर आधारित होगा वो होगा विवेक के ऊपर। अब यहां से चीजें समझते चलिए कि जो ये दार्शनिक राजा की बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो 3 वर्ग है, मान लीजिए उत्पादक वर्ग है। उत्पादक वर्ग का काम क्या होगा कि वो अपने समाज के अंदर भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, आर्थिक संसाधनों की पूर्ति करेगा। और ये जब वर्ग आर्थिक और भौतिक संसाधनों की पूर्ति कर देगा, उसके बाद में जो ये सैनिक वर्ग होगा, इसकी जिम्मेवारी होगी कि वो सुरक्षा की व्यवस्था को देखेगा। और जब ये सुरक्षा की व्यवस्था को देख लेगा तो एक समाज को चलाने के लिए एक बुद्धिजीवी व्यक्ति की भी आवश्यकता होगी। एक शासन को संचालन करने के लिए एक ऐसी शासन प्रणाली की जरूरत होगी जो अपने विवेक पर आधारित हो, जो न्यायपूर्ण तरीके से अपने आप को चिंतन चिंतन पद्धति को रखता हो। तो ये दार्शनिक राजा जो होगा, ये जो शासन चलाएगा वो किसके आधार पे चलाएगा? वो विवेक के आधार पे चलाएगा। अब देखिए, कहीं ना कहीं अगर इस वर्ग को बांटा गया है, जब जब आप प्लेटो को पढ़ोगे तो उसको पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय होने के नाते ये सब चीजें हमारे समाज में पहले से हमने समझ रखी है कि जिस हिसाब से हमारे समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था थी, उस हिसाब से प्लेटो ने यूनान के अंदर उस समय इस समाज को 3 वर्गों के अंदर बांटा। अगर मैं एक और आपको एग्जांपल देके बात करूं तो ये जो प्लेटो है, जिस हिसाब से इन 3 वर्गों का डिवाइडेशन करता है, उसी प्रकार से हमारे गीता जो हमारा धर्म ग्रंथ है उसको आप पढ़ोगे तो उसमें इन तीनों वर्गों की बात है वो हमारे यहाँ पे सत के रूप में की गई है, रज के रूप में की गई है और तम के रूप में की गई है। देखिए दोस्तों, ये जो सत होता है, ये जिसके अंदर इस गुण की प्रधानता होती है, जिस व्यक्ति के अंदर इस गुण की प्रधानता होती है, वो कहीं ना कहीं प्रकाश के बहुत नजदीक होता है। उसके जीवन में विवेक का बड़ा महत्व होता है और साथ ही उसके जीवन के आसपास ईश्वरीय तत्व का बड़ा प्रभाव रहता है। तो ये जो सत्गुण वाले लोग हैं, ये बुद्धिमान लोग होते हैं और ये विवेक के अनुसार न्यायपूर्ण, इनको कोई लोभ या लालसा नहीं रहती है। ये आध्यात्मिकता पे बड़ा जोर देते हैं और अपने विवेक के आधार पर कोई ना कोई निर्णय लेते रहते हैं। ये रज वाले जो लोग हैं, ये बड़े चंचल किस्म के होते हैं। जिसके अंदर रज गुण की प्राथमिकता होगी वो बड़े चंचल टाइप के लोग होंगे। वो अपने इंद्रियों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाले लोग होते हैं। वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ालू टाइप के होते हैं। और जिनके अंदर सबसे अगर लोअर अगर मैं किसको बताऊंगा तो वो तम होगा। ये तम वाले लोग लोभी भी होते हैं, लालची भी होते हैं और उसके अलावा इनके अंदर आलस्य है जो भर भर के भरा रहता है। और उसके अलावा ये आपराधिक प्रवृत्ति के टाइप के लोग होते हैं। तो इन सब 3 तत्वों को हम मिला देंगे तो इसी से क्या होता है, इस पूरे जगत का निर्माण होता है। और यही तो प्लेटो कहना चाहता है कि यूनान के अंदर जब वो समाज का वर्गीकरण कर रहा था, जब इन 3 गुणों की 3 वर्गों की वो प्रधानता बता रहा था, तो उसने सबसे पहले दार्शनिक राजा के बारे में बताया, फिर सैनिक वर्ग के बारे में बताया, फिर उत्पादक वर्ग के बारे में बताया। और इसी प्रकार से हम अगर हमारी भारतीय परंपरा को देखें तो उसी में गीता में ये लिखा हुआ है कि एक सत गुण होता है, एक रज होता है और एक तम होता है। इन तीनों को मिलाकर के इस पूरे संसार का क्या होता है, निर्माण होता है। जब ये तीनों मिल जाएंगे तो पूरा समाज क्या होगा, न्यायपूर्ण होगा। ये पूरा समाज न्यायपूर्ण रास्ते पे चलेगा। यानी कि हर व्यक्ति के अंदर हर एक गुण की अलग अलग प्रधानता पाई जाती है। अब देखिए, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था
कि प्लेटो का जो न्याय है वो विवेक पर आधारित है, वो संपूर्ण रूप से विवेक पर आधारित है। वो अपने न्यायपूर्ण समाज को इन्हीं तीन वर्गों का संयुक्त और संतुलन, यानी इनके बीच में सामंजस्य और संतुलन पे वो बल देता है कि अगर कोई भी वर्ग ने इसका उत्पादक वर्ग का कार्य अगर सैनिक वर्ग ने किया तब भी समाज के अंदर प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, और अगर सैनिक वर्ग का कार्य राजा ने हाथ में ले लिया तब भी दिक्कत हो जाएगी, अगर इस सैनिक वर्ग ने राजा का काम अपने हाथ में लिया फिर भी दिक्कत हो जाएगी। यानी कि कोई भी वर्ग आपस में किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि प्लेटो ने जिस समाज के अंदर इन तीन वर्गों का वर्गीकरण किया वो कर्म पे आधारित थे। ध्यान से देखना कि वो कर्म पे आधारित थे, और वही हमारी भारतीय परंपरा के अंदर हम अगर वर्ण व्यवस्था को देखेंगे तो वही वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ पे कर्म पर आधारित थी। अब देखिए दोस्तों, ये सब चीजें हमने प्लेटो की इस न्याय को देखा। अब कहीं ना कहीं प्लेटो ये कहता है कि राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप है, यानी कि इसी व्यक्ति के गुणों से मिलकर के आगे क्या होता है, एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। उसी व्यक्ति के अंदर, जब व्यक्ति के अंदर आत्मा पाई जाती है, जो आत्मा व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, इसी आत्मा के अंदर इन्हीं तीनों गुणों का क्या होगा, निवास स्थान होगा, और इन्हीं तीनों गुणों को सामंजस्य और संतुलन के आधार पर आगे की राह देखनी पड़ेगी। अगर ये हर व्यक्ति के अंदर तीनों गुण अगर सामंजस्य और संतुलन के रूप में पाए जाएंगे तो प्लेटो के अनुसार वो समाज एक क्या होगा, न्यायपूर्ण समाज होगा। देखिए, मैं बात करूंगा कि जिस हिसाब से मार्क्स सारे दिन इकोनॉमी 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 चलाता रहता है, होप्स पूरा पावर 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 चलाता रहता है, लेकिन प्लेटो अपने समय के समाज को है वो विवेक पर आधारित बताता है, वो न्यायपूर्ण आधार पर उसको मानता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि प्लेटो का जो न्याय होगा वो किसके आधार पर होगा, वो विवेक के आधार पर होगा, वो संयम के आधार पर होगा, और वो संपूर्ण समाज है वो इन तीन वर्गों के अंदर विभाजित होगा, और इन तीनों वर्गों का क्या होगा, आपस के अंदर संयोग होगा। अब देखते हैं दोस्तों हम आगे की बात। अगर प्लेटो के न्याय को और अच्छी तरीके से समझना है तो एक सेबाइन विचारक हुआ, तो प्लेटो की रिपब्लिक पे लिखता है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं जब बार्कर का नाम लूं, सेबाइन का नाम लूं, ये सब कमिटेटर हुए हैं जिन्होंने प्लेटो की बुक के ऊपर कमेंट किया है। तो ये सेबाइन कहता है प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के संबंध में कि प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है ये दो मूल मान्यताओं पर आधारित है। ये सेबाइन कह रहा है, पहली में प्लेटो ये कह रहा है कि वो कार्य का विभाजन करता है, डिवीजन ऑफ वर्क, और दूसरा जो वो बल देता है वो कार्य के विशेषीकरण पर बल देता है। इस चीज को आप ध्यान से समझना। वही बात यहां पे फिर हम आगे से पढ़ेंगे कि प्लेटो की जो मूल मान्यता है वो दो तत्वों पर आधारित है। पहला कि वो समाज के अंदर कार्य का विभाजन बताता है, और दूसरा जो है वो कार्य के विशेषीकरण पे बल देता है। अब अगर हम इस फर्स्ट को समझे तो प्लेटो क्या कहता है कि समाज के अंदर तीन वर्गों का विभाजन होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पहला जो वर्ग होगा वो मैंने आपको बता दिया है कि दार्शनिक वर्ग होगा, और दूसरा जो वर्ग होगा वो सैनिक वर्ग होगा, और तीसरा जो वर्ग होगा वो उत्पादक वर्ग होगा। यानी प्लेटो ने इन तीनों वर्गों को अपने अपने काम दे दिए हैं, और वो समाज के अंदर ये कह रहा है कि उत्पादक वर्ग होगा वो भौतिक संसाधनों की पूर्ति करेगा, और ये जो सैनिक वर्ग होगा ये सुरक्षा की पूर्ति करेगा, और ये जो दार्शनिक वर्ग होगा ये विवेक के आधार पर शासन का संचालित करेगा। वो कहता है कि समाज के अंदर इन तीनों वर्गों की अपनी अपनी एक जिम्मेवारी बनती है कि उत्पादक वर्ग अगर पैसा कमा करके देगा, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा, तो उससे सीधा सा फायदा क्या होगा कि समाज के अंदर संसाधनों की कमी नहीं होगी। और उसके बाद में मान लीजिए संसाधन तो है, अच्छी खासी भौतिक आवश्यकताएं भी पूरी हो रही है, लेकिन किसी ने किसी के ऊपर आक्रमण कर दिया तो दूसरे लोग वो संपत्ति को क्या कर देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे, उन संसाधनों को नुकसान पहुंचा देंगे, समाज को क्षीण बीण कर देंगे। उसके लिए किसकी जरूरत महसूस होगी, उसके लिए सुरक्षा की जरूरत महसूस होगी। और इसी सुरक्षा के बाद में क्या होता है कि मान लीजिए भौतिक संसाधनों की पूर्ति हो गई, भौतिक और आर्थिक संसाधनों की पूर्ति तो हो गई, अब सुरक्षा भी मिल गई, लेकिन अब शासन कौन चलाएगा? क्योंकि देखिए सुरक्षा मिलने के बाद में इनके ऊपर भी क्या बैठा है, दार्शनिक राजा बैठा है जो शासन को संचालित करेगा, किसके आधार पे, विवेक के आधार पे।
ये दार्शनिक राजा है, ये संचालन करेगा पूरे समाज का विवेक के आधार पे। जब इन तीनों के बीच में कार्य का विभाजन होगा, सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति को किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये जो तीनों वर्ग हैं ये अपना अपना काम करेंगे। ना तो ये उत्पादक वर्ग सैनिक के काम में हस्तक्षेप करेगा, ना ये सैनिक दार्शनिक राजा के काम में हस्तक्षेप करेगा। यानी तीनों का क्या होगा, सामंजस्य और संतुलन पाया जाएगा। अब देखिए प्लेटो यहां से क्या करता है कि प्लेटो जो स्टेट की थ्योरी दे रहा है, जो समाज के बारे में बता रहा है, वो व्यक्ति के शरीर के रूप में बता रहा है। यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान से समझिए। इसे अगर हम देखें तो आंगिक राज्य का सिद्धांत कहा जाता है, ऑर्गन थ्योरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। वो कहता है कि आप यहां से समझिए कि शरीर है तो भूख लगेगी, भूख लगेगी तो क्या, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। अब देखिए पेट तो भर लिया, शरीर में भूख लगी, पेट तो भर लिया, लेकिन अब शरीर के अंदर ताकत भी होनी चाहिए। अगर ताकत नहीं होगी तो मान ली पेट तो भर लिया, लेकिन किसी ने अगर शरीर के ऊपर ही आक्रमण कर दिया तो शरीर ही नष्ट कर देंगे। यानी अगर शरीर नष्ट हो गया तो उसके बाद में तो इन तत्वों की कोई महत्व ही नहीं बच जाता है। तो उसका कहने का अर्थ है कि पेट भरने के बाद में हमारे अंदर भुजाओं में दम होना चाहिए, यानी कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। अब मान लीजिए भुजाओं में, पेट भरने के बाद में भुजाओं में भी क्या आ गई, शक्ति आ गई। लेकिन शक्ति आने के बाद में इस शरीर के ऊपर नियंत्रण किसका रहेगा। यानी कि अगर विवेक का नियंत्रण नहीं है, दिमाग नहीं है, तो व्यक्ति क्या, व्यक्ति किसी भी तरीके से सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। वो एक मूर्ख की भांति घूमता रहेगा। उसका जो जीवन है वो पशु के समान हो जाएगा। यानी कि पेट तो भर लिया, भुजा भी ले ली, लेकिन दिमाग नहीं है, तो वो एक बेलगाम घोड़े की तरह इधर से उधर घूमता रहेगा। उसका जीवन निशाचर पशु के समान हो जाएगा। इसलिए प्लेटो कहता है कि उसके ऊपर सुरक्षा के बाद में अगर शरीर की बात करें तो अपने दिमाग और विवेक का जो वर्चस्व होगा वो कहाँ होगा, शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से में होगा। अगर आपको सीधी सी बात समझाऊं तो विवेक कहां से स्टार्ट होगा, विवेक यहां से दिमाग से स्टार्ट होगा। और जो अगर ये सैनिक वर्ग सुरक्षा की बात आएगी वो हाथों से होगी, और ये जो उत्पादक वर्ग होगा वो कहां से होगा, पेट से शुरुआत होगा। यानी कि प्लेटो इसी राज्य को किसके समान मान रहा है, व्यक्ति के शरीर के समान मान रहा है। यानी कि आप पूरी शरीर की कल्पना करके देखिए, अगर आप किसी अंग की अलग से कल्पना करोगे तो पूरे शरीर का हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं हाथ को अलग बता रहा हूं, आंख को अलग बता रहा हूं, कान को अलग बता रहा हूं और दिमाग को अलग बता रहा हूं, नहीं, हमें इन सभी अंगों को मिलाकर के पूरे शरीर की रचना को देखना होगा, तभी हमारा संपूर्ण शरीर हमें पता लगेगा। इसीलिए ये कहता है कि इन तीनों वर्गों के अंदर सामंजस्य और संतुलन जब हो जाएगा तभी जाकर के एक अच्छे समाज का निर्माण होगा और तभी जाकर के एक अच्छे राज्य का निर्माण होगा। यानी कि आप यहाँ पे समझ लेना, यही प्लेटो की क्या है, आंगिक राज्य का सिद्धांत है, ऑर्गन थ्योरी ऑफ स्टेट है। यानी प्लेटो क्या करता है, राज्य और समाज को व्यक्ति के शरीर के अनुसार बताता है। अब देखिए दोस्तों, प्लेटो के न्याय सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्लेटो एक फिलोसफर है, प्लेटो एक दार्शनिक है, और दार्शनिक का काम क्या होता है, सत्य की खोज करना। तो प्लेटो है वो व्यक्ति का जो मूल तत्व बताता है वो बताता है आत्मा। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, घूम फिर के वही बात आ रही है। अब फिलोसफर होने के नाते प्लेटो क्या करता है, समाज के अंदर जो बीमारियां फैली हुई हैं उनको मिटाने का प्रयास करता है, वो सत्य की खोज में रहता है। तो वो कहता है कि व्यक्ति का जो मूल तत्व है वो क्या है, आत्मा है, और इसी आत्मा के अंदर व्यक्ति के क्या गुणों का विकास होता है। और ये आत्मा का अगर मैं बात करूं भारतीय परंपरा में, तो आत्मा क्या है, अमर है, अविनाशी है और अजर है। इसीलिए तो अगर आप भारतीय फिलोसफी को समझ रहे हो, भारत में अगर आप रह रहे हो, तो प्लेटो को समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए तो हमारे धर्म ग्रंथों में आत्मा के बारे में कहा गया है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, है कि आत्मा को ना तो कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई उसको भिगो सकता है, और ना ही कोई उसको जला सकता है, क्योंकि ये जो आत्मा होती है ये तो प्राकृतिक होती है। तो इसी आत्मा के अंदर प्लेटो कहता है कि व्यक्ति के गुणों का विकास होता है, और इन्हीं आत्मा के अंदर प्लेटो बताता है कि 3 गुणों का विकास होता है। पहला जो बताता है उसको विवेक बताता है, और दूसरा जो बताता है वो साहस बताता है, और तीसरा जो गुण बताता है वो वासना बताता है। अब देखिए, कहीं ना कहीं मैंने जो पहले बात की थी कि भारतीय परंपरा के अंदर वही गीता में जो लिखा हुआ है कि सत्य रज और तम की बात अगर हम करें
तो वही कहीं ना कहीं प्लेटो के इस आत्मा और न्याय की थ्योरी के अंतर्गत आ जाता है। वो कहता है कि व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुणों की अलग अलग प्रधानता होती है और आत्मा के अंदर ये 3 गुण पाए जाते हैं, जिसमें पहला विवेक है, दूसरा साहस है और तीसरा वासना है। अब देखिए दोस्तों, प्लेटो एक बहुत अच्छी बात बताता है कि हर व्यक्ति के अंदर इन तीनों गुणों की प्रधानता होती है, यानी कि व्यक्ति के अंदर क्या इन तीनों गुणों की प्रधानता पाई जाती है, लेकिन इन तीनों गुणों में सबसे विशिष्ट गुण होगा वो सबसे प्राथमिक माना जाएगा। यानी कि हर व्यक्ति के अंदर ये 3 गुण तो पाए ही जाएंगे, लेकिन इन तीनों गुणों में भी सबसे ज्यादा प्राथमिक जो गुण होगा वो क्या होगा, व्यक्ति का वास्तविक गुण होगा। इसलिए देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति, किसी को पढ़ाई अच्छी लगती है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को कहीं ना कहीं सोना अच्छा लगता है। अब देखिए, मैं काफी बार क्लास पहले पढ़ाता था तो कुछ बच्चे कहते थे कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो मैं उनको ये प्लेटो की थ्योरी बता देता था कि आपके अंदर पढ़ाई का गुण है नहीं, आप कोई दूसरा काम वाम देखिए। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि काफी बार अगर काम में मन नहीं लगे, ऐसा लगे कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो उस काम को छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर उस गुण की प्रधानता नहीं है। तो यही प्लेटो कहना चाह रहा है कि इस आत्मा के अंदर कितने गुण पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं। ये विवेक पाया जाएगा, ये साहस पाया जाएगा, और इसके अंदर जो तीसरा होगा वो कौन सा होगा, वासना होगा। और इसमें से हर व्यक्ति के अंदर एक प्राथमिक गुण पाया जाएगा, हर व्यक्ति के अंदर एक प्राथमिक गुण होगा जिसकी प्रधानता उसके अंदर रहेगी। और इन तीनों गुणों से मिलकर ही आत्मा का निर्माण होता है। ये चीजें आप ध्यान में रखना। अब देखिए दोस्तों, जब ये 3 गुणों के अंदर आपस में सामंजस्य और संतुलन हो जाएगा तो इसी से एक न्यायपूर्ण समाज का क्या होगा, प्लेटो के अनुसार निर्माण हो जाएगा। ये उसी की बात है जैसे मैंने आपको बता दिया, सत्य, रज और तम की बात है। यानी जब ये तीनों गुण आपस के अंदर मिल जाएंगे, इन तीनों गुणों की समाज के अंदर प्रधानता पाई जाएगी और ये अपना अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करेंगे, तो क्या होगा, एक अच्छे समाज का, न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होगा। इसीलिए यहाँ पे प्लेटो कहता है कि व्यक्ति के अंदर ही जो समाज होता है वो छोटे या लघु रूप में पाया जाता है। क्योंकि देखिए, इन व्यक्तियों के अंदर जिन गुणों की प्रधानता पाई जाएगी, इन व्यक्तियों के अंदर उन 3 वर्गों के अंदर जिन गुणों की प्रधानता पाई जाएगी, उन्हीं तीनों गुणों के सामंजस्य और संतुलन के आधार पर क्या होगा, व्यक्ति के चरित्र का भी निर्माण होगा। देखिए दोस्तों, जब ये तीनों गुण आपस में मिल जाएंगे तो ये न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होगा और इन्हीं गुणों से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण हो जाएगा। इन्हीं तीनों गुणों से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण हो जाएगा, और जब व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होगा तो यही चरित्र है वो समाज या राज्य का जो दिशा है उसको निर्धारित कर देगा। देखिए, प्लेटो खुद कहता है कि व्यक्तियों के चरित्र से क्या एक अच्छे समाज या बुरे समाज का निर्माण हो जाता है। मैं एग्जांपल दूं, आज के जितने भी देश देखिए, हर एक देश के व्यक्ति का चरित्र बिल्कुल अलग होता है। सबसे बड़ा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको जापान का। काफी साल पहले वहां पे सुनामी आई थी और जापान की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस हिसाब से है कि वहां पे भूकंप वगैरह बड़े ज्यादा आते हैं, सुनामी वगैरह बड़ी ज्यादा आती रहती है। तो जब सुनामी आई थी तो पूरा जापान लगभग तबाह हो गया था, लेकिन कहा जाता है कि उनके व्यक्तियों ने अपने राष्ट्र प्रेम भक्ति को दिखाते हुए वहां पे 6 से 7 महीने के अंदर फिर से वही अच्छे हालात पैदा कर दिए थे। जब सुनामी जापान में आई थी तो उनके आसपास का जो परमाणु रिएक्टर चल रहा था, कहा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गया था, डैमेज हो गया था, और ये खतरा मंडरा उनके ऊपर बना हुआ था कि अगर इन परमाणु रिएक्टर का ये जो रेडिएशन है ये आसपास फैल गया तो न जाने कितनी जन हानि हो जाएगी। तो कहा तो ये जाता है कि जापान के सबसे टॉप 15 साइंटिस्ट है वो इस चीज के लिए तैयार हुए कि भाई हम लोग इस चीज को देखेंगे, उस रिएक्टर के अंदर जाएंगे, क्योंकि रिएक्टर के अंदर से थोड़ा थोड़ा रेडिएशन है वो बाहर आने लग गया था। लेकिन जब उन्होंने पूरा रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि अगर एक बार अंदर चले गए तो वापिस आने का फिर कोई रास्ता है नहीं। फिर भी उन 15 लोगों ने, 15 जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने जीवन का क्या दे दिया, बलिदान दे दिया, और पूरे जापान वासियों को फिर से एक नया जीवन दान दिया। और कहा जाता है कि सुनामी में जो जापान तहस नहस हो गया था, 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने जापान को फिर से उसी स्थिति में खड़ा कर दिया था। तो ये सब चीजें क्या है, ये चरित्र की तो विशेषताएं हैं, ये चरित्र की तो विशेषता है। जैसे हम भारतीय होने के नाते हमारा चरित्र क्या है कि हम भावना से बड़े ग्रसित होते हैं। उसके अलावा हम देखें तो हमारा चरित्र जो होता है वो थोड़ा सा आध्यात्मिकता के ऊपर ज्यादा बल देता है, और हमारे अंदर क्या होता है, एक
किसी भी व्यक्ति के दुखों का कारण जानने का, एक ज्ञान प्राप्त करने का हमारे अंदर क्या होता है, मार्ग होता है। तो प्लेटो यही तो कहता है कि व्यक्ति के इन्हीं चरित्र से किसका निर्माण होगा, समाज या राज्य का निर्माण होगा। और इसीलिए प्लेटो का वो कथन आप देखिए जो यूपीएससी ने पूछा है कि राज्य है जो व्यक्ति का वृहद रूप होगा। क्यों नहीं, क्योंकि प्लेटो के अनुसार समाज का चाहे छोटे रूप में हो चाहे लघु रूप में हो, कोई ना कोई अंश होता है वो व्यक्ति के अंदर जरूर पाया जाता है। क्योंकि इन्हीं व्यक्तियों से मिलकर के, इसी व्यक्तियों से मिलकर के तो किसका निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा। और जो ये जो तीन गुण हैं, ये जो व्यक्ति के आत्मा के अंदर तीन गुण हैं, इन्हीं गुणों को मिलाकर के इस व्यक्ति के किसका निर्माण होगा, चरित्र का निर्माण होगा। तो आप समझ गए होंगे कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि प्लेटो ने जो कहा था कि राज्य व्यक्ति का क्या है, वृहद रूप है, तो कहीं ना कहीं आप इन चीज से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, प्लेटो के न्याय के ऊपर और चर्चा करें तो प्लेटो ने जो अपनी इंपॉर्टेंट बुक थी रिपब्लिक, उसमें लिखा था कि राज्य का जो निर्माण होगा वो किसी ओक के वृक्ष पे नहीं होगा। ये देखिए, ये ओक का एक वृक्ष है। ये यूनान में उस समय ये कोई पेड़ था, आप इसको आम कह लीजिए चाहे इमली कह लीजिए। वो कहता है कि राज्य का जो निर्माण होगा वो कोई इस वृक्ष के आधार पे नहीं होगा, वो तो व्यक्तियों के किसके, चरित्र के आधार पे होगा। वो इस बात को जो मैंने पहले आपको समझाया है, उसी बात को उसने रिपब्लिक में लिखा है कि जो न्याय है वो किसके आधार पर होगा, इन तीनों गुणों के आधार पे होगा और तीन ही वर्गों के अंदर होगा। अब आप सीधी सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो प्लेटो की अगर पूरी थ्योरी ऑफ जस्टिस को आप पढ़ोगे तो उसके अंदर देखिए एक चीज तो आपको ये देखने को मिलेगी कि प्लेटो अपने समाज को तीन वर्गों में बांटता है और उन तीन वर्गों के अंदर तीन गुण पाए जाएंगे और उन तीनों गुणों से क्या होगा, एक समाज के चरित्र का निर्माण होगा, एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होगा और उसी समाज को क्या फिर न्यायपूर्ण बनाने का वो तरीका हमारे सामने क्या पेश करता है। तो उसने अपनी बुक रिपब्लिक में क्या बताया कि जो समाज का निर्माण है वो ओक के वृक्ष पे नहीं होगा, वो क्या, वो तो व्यक्ति के चरित्र से निर्माण होगा। इसीलिए एक चीज देखिए, प्लेटो आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहता है कि न्यायपूर्ण समाज वही होगा जिसमें हर व्यक्ति को अपने हिस्से का गुण मिल जाएगा, हर व्यक्ति को अपने हिस्से की चीज मिल जाएगी। गिविंग एवरीबडी हिज ड्यू, यानी कि जो व्यक्ति होगा उसके अंदर जिस गुण की प्रधानता है, जिस गुण की उसके अंदर जो प्रधानता रहेगी उसको उसी का गुण दे दिया जाए। तो उससे क्या होगा कि जो समाज के अंदर जो व्यक्ति जिसके लायक है वो उसे अपने आप मिल जाएगा और जब वो उसे अपने आप मिल जाएगा तो वो उस चीज पे क्या करेगा, काम करेगा और काम करेगा तो इससे क्या होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा और इन तीनों वर्गों के अंदर आपस में क्या बना रहेगा, सामंजस्य और संतुलन बना रहेगा। तो प्लेटो की हमने ये सारी बातें देखी। इसीलिए देखिए दोस्तों, प्लेटो का जो न्याय है वो किसके किसके ऊपर आधारित है, वो विवेक के ऊपर आधारित है, वो संयम पे आधारित है और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, प्लेटो का जो न्याय है वो कर्तव्य पे आधारित है, वो कर्तव्य पे आधारित है। प्लेटो ड्यूटीज को बहुत मानता है। वो कहता है कि जो ये कर्म के अनुसार जो काम होंगे, व्यक्ति को उस समय समाज के अंदर क्या करना पड़ेगा, अपना कर्तव्य को निभाना पड़ेगा और हर व्यक्ति जब अपना कर्तव्य निभाने लग गया तो समाज के अंदर इन्हीं तीनों गुणों का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा और व्यक्ति के अंदर एक अच्छे चरित्र का निर्माण होगा और इसी अच्छे चरित्र से थ्योरी ऑफ जस्टिस को हम समझ पा रहे हैं। तो हमने प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस का अधिकांश हिस्सा पूरा कर लिया है। अब देखिए लास्ट में जो प्लेटो कहता है वो कहता है कि वो तो जिस समाज की कल्पना करता है, जिस तरीके का वो समाज बनाना चाह रहा है वो कर्तव्य पे आधारित होगा। वो खुद लिखता है, जो उसकी पुस्तक है वो उसमें कहता है कि भाई जो न्याय होगा वो कर्तव्य पे होगा, व्यक्ति होगा वो कर्तव्य पे उसको आधारित होना पड़ेगा और ये जो तीनों गुण होंगे ये किसके आधार पर होंगे, वो कर्तव्य पर आधारित होंगे और पूरा समाज है वो किसके आधार पर होगा, कर्तव्य पे आधारित होगा। इसीलिए तो प्लेटो के न्याय के अंदर कहीं दंड और विधि का कोई उल्लेख नहीं, ये आप चीज ध्यान रखना। प्लेटो का जो समाज है वो दंड या विधि पे आधारित बिल्कुल नहीं है, वो किस पे आधारित है, वो कर्तव्य पे आधारित है। जैसे कि मैंने बताया था कि सेबाइन ने प्लेटो के ऊपर जो कमेंट किया था उसकी बुक के ऊपर, उसने बताया था कि प्लेटो दो मूल मान्यताएं मानता है। जैसे पहले उसने क्या किया था, कार्य का विभाजन किया था और दूसरा कौन सा किया था, कार्य का विशेषीकरण किया था। अब ये कार्य का विशेषीकरण भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्लेटो ने ये कार्य के विशेषीकरण को इस तरीके से बताया कि समाज के अंदर फिर वही कितने वर्ग होंगे, तीन, दार्शनिक राजा, सैनिक और तीसरा जो बताया वो उत्पादक। और इनके अंदर कितने गुण पाए जाएंगे, इनके अंदर भी तीनों गुण पाए जाएंगे।
कौन कौन से पाए जाएंगे? दार्शनिक राजा में विवेक पाया जाएगा, और सैनिक में साहस पाया जाएगा, और उत्पादक वर्ग के अंदर क्या पाया जाएगा? वासना। और यही मैंने आपको समझाया था कि भारतीय परंपरा में देखें तो ये सत हो गया, ये रस, और ये तम की बात करता है। अब देखिए, प्लेटो ने कहा है कि हर व्यक्ति होगा उसको अपने गुणों के अनुसार क्या अपना अपना काम मिल जाएगा। जिसके अंदर वासना होगी वो क्या काम करेगा? उत्पादन का। जिसमें साहस होगी वो क्या काम करेगा? सुरक्षा और सैनिक का। और जिसके अंदर विवेक होगा वो क्या करेगा? दार्शनिक का काम करेगा। अब प्लेटो ने कह दिया कि जिस वर्ग के अंदर जो गुण की प्रधानता मिल गई वो उसे सारी जिंदगी रखनी पड़ेगी। यानी कि अगर उत्पादक वर्ग है, किसी व्यक्ति के अंदर अगर इस गुण की प्रधानता है वासना की, तो वो किस वर्ग में जाएगा? उत्पादक। अब इसे ये पूरे जीवन में ही अपनाना पड़ेगा। इसमें वो कोई चेंज नहीं करता है। वो कहता है कि जिस गुण की प्रधानता व्यक्ति ने अपने आप में जान ली तो फिर उसे वो जीवन भर अपने अंदर रखना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि उत्पादक वर्ग थोड़े दिन बाद में सैनिक में चला जाए और सैनिक है फिर दार्शनिक राजा बन जाए। नहीं नहीं, जिस व्यक्ति के अंदर अपने आप को उसने जान लिया कि हम मेरे अंदर इस गुण की प्रधानता है, तो वो क्या करेगा? वो पूरे जीवन उसी गुण के अंदर अपना काम करता रहेगा। और देखिए देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति अगर एक ही कार्य को काफी लंबे समय से करेगा, अगर वो करता रहता है तो उसके अंदर क्या, उसको उसके अंदर एक विशेषज्ञता हासिल हो जाती है। यानी वो अपने आप में उस पर क्या कर लेता है? पीएचडी कर लेता है। और यही प्लेटो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि हर व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होगी वो उसी काम को करता रहेगा, तो पूरे समाज के अंदर क्या हो जाएगा? पूरे समाज के अंदर जो व्यक्ति होंगे उनके अंदर एक विशेषज्ञता आ जाएगी अपने कार्य को करने की। और इसी से फिर क्या, अच्छे समाज का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। कि जिस तरीके से उत्पादक वर्ग होगा उसके पास अगर पीएचडी उसने अपने काम पे कर ली तो वो क्या करेगा? अच्छा भौतिक संसाधनों का उपयोग करेगा। उसके बाद में दार्शनिक राजा जो होगा, अगर उसने अपने आप के गुण को पहचान लिया तो वो विवेक पे बात करेगा। और अगर सैनिक है, इसने अगर अपने गुण को पहचान लिया, साहस को अगर उसने पहचान लिया, तो वो सुरक्षा को मजबूत करेगा। अब मैं एग्जांपल दूं, अगर इन तीनों वर्ग और तीनों गुणों के अंदर एक ने भी कुछ डिस्टर्बेंस पैदा किया तो ये पूरा समाज क्या हो जाएगा? अन्यायपूर्ण हो जाएगा। मान लीजिए एक दुकान का मैं एग्जांपल दूं कि वहां पे किसको बैठा दिया जाए कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करेगा तो बिजनेस कौन व्यक्ति अच्छा कर सकता है? जिसके अंदर वासना होगी, जिसके अंदर लोभ होगा, जिसके अंदर लालच होगा, वो वही व्यक्ति अच्छा बिजनेस कर पाएगा। अब मान लीजिए कि उसके अंदर कौन सा गुण है? वासना का। अगर बिजनेस किसी ऐसे व्यक्ति को थमा दिया जो थोड़ा झगड़ालू किस्म का हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति आया दुकान पे, उसने सामान मांग लिया, कहा कि भैया पैसे नहीं है, पता चला कि इसके अंदर तो ये साहस का गुण है, ये सैनिक का गुण है, उसने लठ उठाया और सीधा उसको खत्म कर दिया। अब मान लीजिए कि ये उत्पादक वर्ग को ये सैनिक वर्ग बना दिया जाए तो ये लोग क्या करेंगे? ये सुरक्षा को छोड़ करके लोभ और लालच में पड़ जाएंगे, तो पूरी सुरक्षा ही खतरे में आ जाएगी। अब ये दार्शनिक जो राजा होगा, अगर ये सैनिक बन गया, ये अगर इसमें आ गया, तो देखिए अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूं, क्योंकि ये दार्शनिक राजा तो बुद्धि के अनुसार काम करेगा, सत्य के अनुसार काम करेगा, ये तो आत्मीय गुण के अनुसार काम करेगा और आध्यात्मिकता का, इसके पास तो कोई लोभ लालच की कोई बात नहीं होगी। अगर एक एग्जांपल दूं कि गुरु नानक जो थे, उनके पिताजी उनको क्या अच्छा बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, तो उनको उन्होंने धन दिया और कहा कि आप कुछ अच्छा व्यवसाय कीजिए। वो कुछ धन लेकर के बाहर निकले तो पता चला दुनिया में तो पूरे गरीब लोग बैठे हुए थे। उन्होंने मांगा कि भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं। जो व्यवसाय करने के लिए उनके पिताजी ने उनको धन दिया था वो सब गरीबों में बांट दिया था उन्होंने, क्योंकि वो विवेकशील थे। इस विवेकशील दार्शनिक राजा को तो संपत्ति मोह माया इस चीज से तो कुछ लेना देना था ही नहीं। ये तो सिर्फ अपने विवेक के आधार पे काम करेगा, बुद्धि पे। इसलिए तो गुरु नानक ने वो पूरा धन क्या गरीबों में बांट दिया। जब उनके पिताजी ने पूछा कि व्यवसाय कैसा चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि दुनिया में पिताजी बहुत पीड़ा है, तो मैंने क्या किया, उन गरीबों का पेट भरने के लिए पूरा धन गरीबों में बांट दिया। अब मान लीजिए एक एग्जांपल और दूं, आपने अपने खेत में क्या कर रखी है, फसलें लगा रखी हैं, और किसी विवेकशील व्यक्ति को भेज दिया कि जाइए आप इसकी सुरक्षा कीजिए। उसे पता चला कि जितने भी चिड़िया हैं, जो पक्षी हैं, वो भूखे हैं, वो क्या करेगा? वो जब वो दाना खा रहे होंगे तो वो उनको बिल्कुल नहीं डांटेगा, तो क्या होगा? पूरे खेत का ही सफाया हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि समाज के अंदर जो ये तीनों गुण होंगे, ये जो तीनों वर्ग होंगे, इनको आपस में क्या अपने अपने गुणों को क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। और जिसने जिस गुण को पहचान लिया उसे जीवन भर उसी कार्य को करना होगा, और उसी कार्य से समाज के अंदर क्या आ जाएगी? विशेषज्ञता आ जाएगी। एक एग्जांपल और दूं तो निराला साहब हिंदी के बड़े राष्ट्र कवि हुए, तो कहा जाता है कि वो बड़े विवेक पे आधारित थे। तो जब वो इतने बड़े राष्ट्र कवि हुए, उन्होंने क्या जीवन उनका बड़ा बाद में एकदम दुखपूर्ण हो गया था।
पास में धन वगैरह बिल्कुल भी नहीं बचा था। तो ये बात उसमें नेहरू जी के पास पहुंची, तो नेहरू जी को किसी ने कहा कि देखिए आप भी वो इलाहाबाद से निराला साहब आ रहे हैं और आप भी वहीं से अपना वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखिए निराला साहब की ये सब चीजें क्या हो रही है। तो उन्होंने फिर पूछा कि भाई क्या है, तो उन्होंने फिर उसके लिए महादेवी वर्मा को वहां भेजा। तो बोला कि देखिए आप समझाइए इनको क्या है क्या नहीं है। अब जब महादेवी वर्मा उनको समझाने के लिए गई तो देखा कि वो एक झोपड़ी में रह रहे थे, जितना भी अपना जो धन वगैरह था वो तो सब उन्होंने गरीब लोगों में बांट दिया था। तो कुछ दिन में क्या, महादेवी वर्मा भी वहां से निकल गई। नेहरू जी ने पूछा अरे मैडम क्या हुआ, बोला पहले तो निराला जी अपना ही धन दे रहे थे, अब मेरे धन देने की भी बात कर रहे हैं। क्योंकि वो विवेकशील व्यक्ति है, जो विवेकशील व्यक्ति होगा वो लोभ लालच और ये किसी भी चक्कर में वो नहीं पड़ेगा। वो तो अपना जो भी काम करेगा वो किसके आधार पे करेगा, विवेक के आधार पे करेगा। अब देखिए अगर ये दार्शनिक राजा को अगर अब एक एग्जाम्पल दूं कि अगर इसी विवेकशील कोई व्यक्ति होगा उसको आपने बॉर्डर पे भेज दिया तो वो वहां पे क्या कहेगा। मान लीजिए भारत का कोई विवेकशील व्यक्ति है और उसको आपने बॉर्डर पे लगा दिया तो वो पाकिस्तान वाले को कहेगा तुम भी आत्मा मैं भी आत्मा, तुम भी विवेकशील मैं भी विवेकशील, आओ गले मिले। अब वो तो ये सब चीजें करेगा ही नहीं, लेकिन उसके अंदर अगर वास्तविक तौर पे अपने को पहचानना तो पड़ेगा हर वर्ग को कि हमारे अंदर गुण कौन सा है। इसीलिए प्लेटो कहता है कि ये जो तीन वर्ग होंगे इनके अंदर ये तीन गुण पाए जाएंगे और इन तीनों गुणों को आपस में क्या करना पड़ेगा, सामंजस्य और संतुलन बनाना पड़ेगा। हर व्यक्ति को यह पहचानना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन से गुण की प्रधानता है। अगर हर व्यक्ति ने अपने गुण को पहचान लिया तो वो जीवन पर्यंत उसी गुण के अंदर काम करेगा और उसी से समाज के अंदर क्या आएगी, विशेषीकरण आएगा और उसी से एक न्यायपूर्ण समाज का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। देखिए वो समाज जो प्लेटो का जो न्याय है वो किस पे आधारित है, मैं फिर बता दे रहा हूं आपको, वो विवेक पे आधारित है, न कि वो शक्ति पे आधारित है, ना कि वो दंड पे आधारित है, न कि वो विधि पे आधारित है। फिर भी अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूं कि आज का जो संविधान है, आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो दंड देने वाला राज्य संप्रभु राज्य, वो भी तो इसी विवेक की कहानी बताता है। मान लीजिए जो भी आज जितने भी देशों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए हैं वो सब क्या वो विवेक पे तो आधारित है। अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखित संविधान है उनका इतिहास कितना है, 300 साल से भी कम पुराना है। लेकिन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो 5-4 साल पहले भी थी, तो उस समय कोई लिखित संविधान तो था नहीं, फिर भी तो समाज चल रहा था ना। वो किसके हिसाब से चल रहा था, वो विवेक के आधार पर चल रहा था। इसीलिए तो दोस्तों यूनान के इस महान फिलोसफर प्लेटो ने प्रथा और परंपरा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, वो विवेक के आधार पर विश्वास करता था। और आज का जो राज्य है वो क्यों, वो विवेक पे तो आधारित है। देखिए गांव के अंदर आप बड़े बुजुर्ग के पास जाइए और उससे पूछिए कि ये आईपीसी क्या होती है, सीआरपीसी क्या होती है, वो कहेगा मुझे तो पता नहीं है। फिर आप उसे कहिए कि आप जाते हुए व्यक्ति को थप्पड़ मार दो, वो बिल्कुल मना कर देगा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये बात तो बिल्कुल गलत है। देखिए उसे ना तो आईपीसी का पता है ना सीआरपीसी का पता है, उसके बावजूद भी उसके पास क्या है, विवेक है। और यही तो कह रहा है प्लेटो कि भाई मेरा जो समाज होगा, उसने जो यूनान का समाज उस समय बताया वो किसके आधार पे होगा, वो विवेक पे संचालित होगा, वो संयम पे आधार पे होगा। यानी कि हर व्यक्ति को अपने अपने गुण को क्या पहचानना पड़ेगा। तो आज का जो राज्य है, आज का जो लिखित लिखित संविधान है वो विवेक की तो अनुभूति है। अब चीजें लिखती गई वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन बात क्या है, जो संविधान हमने बनाया है अगर भारतीय संविधान को भी देखोगे तो वो इसी इसी विवेक की तो कहानी बताता है। बस फर्क इतना था कि प्लेटो का जो राज्य समाज है वो किस पे आधार पे, कर्तव्य के आधार पे था। उस समय अधिकार बिल्कुल नहीं था, और आज के जो स्टेट है उसके पास में क्या है, अधिकार है। इसलिए तो वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट बुक है रिपब्लिक के अंदर बताता है कि जो मेरा समाज होगा वो किसके आधार पे होगा, कर्तव्य पे आधारित होगा, न कि दंड और विधि के आधार पे। यहीं से हमारे प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो दोस्तों पूरी होती है। आशा करता हूं कि मेरी क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अगर मेरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।